This conference will now be recorded. Very good morning, children. Today we are going to solve MTG 1112. Here is the first question. देखिए इस तरह के क्वेश्चंस पास्ट ईयर्स में पूछे गए इस टॉपिक से, क्योंकि मैं कल भी आपसे कहा था कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आई मीन ये वो टॉपिक है जहाँ पे यूजुअली बच्चे जो हैं वो बहुत सारे स्टूडेंट ठीक से नहीं समझते हैं और यहाँ के क्वेश्चंस बिगाड़ के भी आते हैं। नंबर खराब करने वाला चैप्टर बोल सकता हूँ मैं, अगर ठीक से नहीं पढ़ा है तो। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं सॉल्व, देखते हैं क्या स्ट्रगल है। पढ़िए पार्थ। Let a equals to 1, 2, 3, b equals to 4, 5, 6, 7, and let function 1, 4, 2, 5, and 3, 6 be a function from a to b. State whether f is 1, 1 or not. Sir, 1, 1 है. Sir, 1 it is से 1, 1. 2 से 5 जा रहा है, 3 से 6 जा रहा है। 3, 6. तो 1 1 तो है, लेकिन 1, 1 into. अगर मैं इसी क्वेश्चन में अगर चेंज कर दूं, मॉडिफाई कर दूं, तो क्या ये ऑन टू है? ऑन टू नहीं है। तो क्यों नहीं है ऑन? क्यों नहीं है? क्योंकि 7 बच जा रहा है। तो फॉर 7 बिलोंगिंग टू 7 का कोई नो प्री इमेज फॉर 7, नो प्री इमेज फॉर 7 व्हिच इज बिलोंगिंग टू बी, क्या लिखेंगे? देयर डज नॉट exist any x belonging to a such that f of x is not equal to 7, sorry, f of x is equal to 7। यस सर। ये सिचुएशन नहीं हो रहा है, ऐसा कोई x नहीं है जिसके लिए f of x equal to 7 हो, इसीलिए ये क्या नहीं है? ऑन टू नहीं है। क्लियर है क्या? यस सर। चलिए ठीक है, आगे भी काफी क्वेश्चंस हैं, एक एक करके हम लेते हैं, सॉल्व करते हैं। और बाकी रिवीजन आप लोगों को स्टार्ट कर देना है। क्या होगा रिवीजन? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 17 नंबर एमटीजी के बुक से क्वेश्चन नंबर 17। शायद आप लोगों ने डोमेन और रेंज निकालना सीखा होगा, तो कैसे निकाला जाता है डोमेन और रेंज आपको वापस से पढ़ना ही पड़ेगा, बार बार बोल रहा हूँ। काफी क्वेश्चन आपको डोमेन रेंज के मिल जाएंगे, तो 1 मार्क का ही क्वेश्चन है ये भी। व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन? दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, क्या करना चाहिए करणप्रीत? सर पहले तो वो ऊपर जो मॉड है उसको रीडिफाइन करेंगे। रिमूवल, कभी भी मॉड आ जाए सबसे पहले उसका रिमूवल होता है। जब तक रिमूवल नहीं हो कोई काम होता ही नहीं। चाहे डिफरेंशिएट करें, चाहे अलजेब्रा लगाएं, चाहे इंटीग्रेट करें, कोई ऑपरेशन लगा लें, चाहे लिमिट निकाल लें, चाहे रेंज ही निकालना हो, कुछ भी करना हो, सबसे पहले क्या करना चाहिए? मॉड को हटा लेना चाहिए। चाहे आप इनइक्वालिटी ही क्यों ना सॉल्व करें, रिमूवल होता ही है मॉड का। ठीक है, तो मॉड का रिमूवल करने के लिए रीडिफाइन कर रहे हैं। अगर x लेस देन 1 है तब क्या हो जाएगा? -1 आएगा। और x अगर मोर देन 1 है तब क्या होगा? +1 आएगा। तो देयरफॉर रेंज क्या हो रहा है? रेंज क्या हो रहा है? सिर्फ रेंज निकालने बोला, नहीं पूछा है 1 1 है कि ऑन टू है कि क्या है, कुछ नहीं। -1, 1। यस सर। क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है एवरीवन? ठीक, बस यही है। तो रीडिफाइन जब तक आप करते हैं तभी आपको वो चीजें समझ में आती है। तो मॉडुलस को आप लोगों को हैंडल करने आना चाहिए। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ और तरह के फंक्शंस देखते हैं। तो इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द टाइप ऑफ द फंक्शन। किस तरह के टाइपोलॉजी को आप कवर कर रहे हो? लाइक पहले वाले में आप देख लीजिए, जस्ट ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में एक फंक्शन था। सेकेंड यू फेज मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, इस तरह के कुछ वेरिएशन जो है वो दिखेंगे, और वो सारे वेरिएशन आपको फंक्शन में ही दिखेंगे किस तरह का फंक्शन है। तो किस तरह का फंक्शन है पहले उस पर आपकी नजर पड़नी चाहिए। बाकी कॉमन चीज है 1 1 ऑन 2 जो है पूरे चैप्टर भर में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द सेट। कौन कौन सा है? ठीक है, फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? तो सबसे पहले तो आप फंक्शन देख लीजिए कि एक लीनियर फंक्शन है
जैसे ही फंक्शन आप देखते हैं आपके दिमाग में उसका पिक्चर और डायग्राम आना चाहिए कि ओके y इज इक्वल टू 5x, ओरिजिन से पास होगा, एक स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन में पास हो जाएगा, कोई भी डोमेन हो, ठीक है, 1 1 है, ऐसे ही समझ में आ जाता है। पहले से मालूम हो तो ज्यादा अच्छा होता है ना, बजाय इसके। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। अब क्वेश्चन पे देखते हैं, अब फोकस करते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि शो स्टेट वेदर दिस इंजेक्टिव सब्जेक्टिव और बोथ। आपको चेक करना है कि इंजेक्टिव सब्जेक्टिव और बोथ का मतलब बाइजेक्टिव है कि नहीं। तो पहली चीज इसके वन वननेस के बारे में बात करते हैं, इंजेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। तो जब भी वन वन के बारे में बात करेंगे डेफिनेशन यहीं से स्टार्ट होगा। लेट अस एज्यूम किया जाता है कि इनके f(x1) जो है वो f(x2) के इक्वल है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 5x1 जो है वो इक्वल हो जाएगा 5x2 के, और इसका मतलब हो जाएगा कि x1 जो है वो x2 के भी इक्वल है। दिख रहा है आपको? तो यही डेफिनेशन बताता है देयरफॉर f इज 1 1। इसमें आपको कोई शंका नहीं होगा, अगर आपको इसके फंक्शन के बारे में डिटेल पता है और ग्राफ पता है, कोई डाउट नहीं हो सकता। वैसे भी नहीं भी पता है तो यहीं से समझ में आ जाता है। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, इंजेक्टिविटी के बाद सर्जेक्टिविटी में या ऑनटूनेस पे। तो सर्जेक्टिविटी के बारे में जब भी बात करते हैं, यहाँ पे भी यही चीज होता है कि क्या y को x के टर्म में लिखा जा सकता है? लिखा तो जा सकता है कि y इज इक्वल टू 5x है, ठीक है भाई, x इज इक्वल टू लिख भी देते हैं 5/y। अब क्योंकि 5/y एक नेचुरल नंबर है, सिंस 5/y क्या होना चाहिए? हाँ y by 5 होएगा। हाँ, ये कुछ एरर हो गया। तो इट इज y अपॉन 5। तो y अपॉन 5 जो है, यू नो दैट इट मस्ट बी अ रियल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो है वो क्या लिखा है, वो रियल नंबर होना चाहिए। तो क्या सारे y के लिए, सारे यहाँ पे y जो है वो भी किसको बिलोंग कर रहे हैं? देखो x और y जो है, यहाँ पे y भी कोई नेचुरल नंबर है और x भी कोई नेचुरल नंबर है। ये दिमाग पे होना चाहिए अब आपके। अब कोई भी नेचुरल नंबर ले लूं, क्या y बाई 5 नेचुरल नंबर बन जाएगा? आना चाहिए ना नेचुरल नंबर, है ना? Yes, sir. यही से आपको समझ में आ गया। अभी मैं सीधे सीधे काउंटर एग्जांपल दे देता हूँ। ये तो मैं आपको समझा रहा था कि सिचुएशन क्या है। अगर आपको आंसर लिखना होता तो अब आपको पता चल गया कि दिस इज नॉट ऑन टू। तो अब आपको यहाँ पे पूरे डेफिनेशन को लिखने की जरूरत नहीं है, पूरे डेफिनेशन को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, पूरे प्रोसीजर पे जाने की जरूरत नहीं है ऑनटूनेस कैसे प्रूव किया जाता है। जस्ट बिकॉज वी हैव टू शो दैट दिस इज नॉट ऑन टू, सो व्हाट टू डू, just find one counter example. Like I have one counter example which is not a multiple of 5, like 4, ठीक है। if y is equal to 4, ठीक है, if मैंने ले लिया if y is equal to 4 और f of x is equal to 4, ठीक है, तो then there does not exist कोई ऐसा नंबर नहीं जिसका ये 5 टाइम्स हो। जैसे 5 में मल्टीप्लाई करूं तो 4 मिल जाए, कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। if y is equal to 4, there does not exist any natural number such that f of x is equal to 4। नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? गया सर। यस सर, आ रहा है। Yes, sir. आ ऐसा गया। कोई भी x नहीं है। तो यहाँ f of x का मतलब ऐसा है कि 5x is equal to 4। ऐसा कोई भी x आप यहाँ पे नहीं रख सकते, कोई आपके पास नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि x आप बाउंडेड है, आप कोई ना कोई नेचुरल नंबर रखने के लिए। अगर यहाँ x नेचुरल नंबर नहीं होता, कोई रियल नंबर होता तो जरूर आ जाता, ये रियल नंबर के लिए ऑन टू हो जाता। बट क्योंकि इसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, ठीक है, प्री इमेज और इमेज सेट दोनों रेस्ट्रिक्टेड मोड में है, नेचुरल नंबर का सेट है, तो बहुत मायने रखेगा कि यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन सेट कौन सा है। उसको बिना ध्यान में रखे आप वन वननेस और ऑनटूनेस की बात नहीं कर सकते, ठीक है। पिक्चर समझ में आ रहा है क्या? कि भाई 4 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई भी, जो किसी का भी इमेज नहीं है। क्लियर है क्या? तो ये इस तरह से काउंटर Yes. एग्जांपल आप लोगों को सोचने आना चाहिए। वो तभी सोच पाएंगे आप जब आपको वो कंसेप्ट क्लियर होगा, फंक्शन का नेचर समझ में आएगा। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुछ आसान से सवाल आपको पहले करा रहे हैं, उसके बाद केस वाइज वाले काफी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, वो भी कराएंगे, ठीक है, जिसमें केसेस रहते हैं डोमेन वाइज, वो भी आपको कराएंगे।
पहले कुछ थोड़े इजी क्वेश्चन करते हैं। इजी मीन्स सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है 21 में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एफ ऑफ फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स जो है वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है और बोल भी रहा है कि ये बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव, इसके पहले वाला बाइजेक्टिव नहीं था क्योंकि वो 1 1 तो था लेकिन ऑन टू नहीं था, इसलिए वो बाइजेक्टिव नहीं था। जब कोई फंक्शन 1 1 भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए, ऐसे फंक्शंस को बोला जाता है बाइजेक्टिव। क्लियर है क्या बच्चों? यस सर। Yes, sir. ओके। देखिए f is a mapping from real number to real number, ठीक है, रियल नंबर टू रियल नंबर एक मैपिंग है और फंक्शन आपको क्लियर है कि फंक्शन क्या दिया हुआ है। बाइजेक्टिविटी के बारे में बात करनी, कुछ भी हो 1 1 तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। लेट अस अज्यूम f of x1 is equal to f of x2 for all x1 belongings to real number। क्लियर है क्या? अगर ये आपने एज्यूम कर दिया है वेयर, ठीक है, x1 बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 4x1 क्यूब प्लस 7 इज इक्वल टू 4x2 क्यूब प्लस 7। देखो 7 से 7 कट जाएगा और ध्यान से देखने से मालूम चल रहा है कि 4 से 4 भी कट जाएगा, तो x1 का क्यूब जो है वो x2 के क्यूब के इक्वल आ रहा है। अच्छा, स्क्वायर में जरूरी नहीं है, स्क्वायर वाली चीजों में क्या है कि -1 का भी स्क्वायर वही होता है, +1 का भी स्क्वायर वही होता है, लेकिन रूट में क्या होता है, क्यूब में क्या होता है भाई, अगर कोई क्यूब इक्वल है आपस में, इसका मतलब तो आप समझ लो कि क्या है वो पॉइंट इक्वल है, x1 इज इक्वल टू x2 है। इसमें कोई डाउट है क्या बताइए? अगर No, दो sir. नंबर के क्यूब इक्वल है मतलब वो दोनों के दोनों पॉइंट इक्वल है, तो 1 1 तो हो गया। क्योंकि यहीं से आपको हिंट मिल रहा है कि क्योंकि आपको ये शो करने बोल रहा है कि ये बाइजेक्टिव है, तो बाइजेक्टिव है शो करने बोल रहा है मतलब इसमें कोई डाउट भी नहीं है आपको कि इक्वल होगा कि नहीं होगा कि क्या, वैसे भी आपको मालूम है कि 1 1 है फंक्शन, तभी बाइजेक्टिव। क्वेश्चन में ही हिंट रहता है, अगर आपको कभी डाउट आ जाए बनाते समय, बहुत नेचुरल है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं उसमें बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं कि बहुत जो चीजें आपको पता रहती है उनमें भी आपको थोड़ा डाउट आने लगता है। आप थोड़ा क्वेश्चन को देख लें तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा कि ऑन टू भी है, क्वेश्चन खुद ही बोल रही है 1 1 भी है और ऑन टू भी, बस आपको प्रूव करना है। इज दैट क्लियर? अब ये ऑन टू है, ये प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो आप ये कर लीजिए कि y इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 7 है, सिंस y इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 7, या आप ऐसे अज्यूम भी कर सकते हैं लेट y इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 7। दिस इंप्लाइज 4x क्यूब इज इक्वल टू y माइनस 7। 4x क्यूब इज इक्वल टू y माइनस 7। इसके आगे लिखा हुआ है कि भाई x क्यूब इज इक्वल टू y माइनस 7 डिवाइडेड बाय 4। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि जो x क्यूब है उसकी जगह आपने ये पूरा लिखा है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो y माइनस 7/4 और पूरे की पावर में 1/3 लगा देंगे। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, एनीवन? No, sir. यहाँ No, तक sir. आपको कोई डाउट नहीं? आप सवाल ये आता है कि सर ठीक है y को x में लिखना और x को y में लिखना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट अब बड़ी बात ये है कि यहाँ से अब आपको इसका रेंज निकालना है, और रेंज भी आना चाहिए क्या, रियल नंबर आना चाहिए, ठीक है। अब आपको ये तब समझ में आएगा जब आप क्यूब रूट के नेचर पे जाएंगे। क्यूब रूट कैसा होता है, पॉजिटिव का क्यूब रूट पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का क्यूब रूट नेगेटिव होता है। स्क्वायर रूट फंक्शन में क्या होता है, कभी भी माइनस में आउटपुट नहीं आता है, उसका जो स्क्वायर रूट फंक्शन का जो रेंज होता है वो 0 ऑनवर्ड्स होता है, 0 के आगे होता है, या तो 0 आएगा या तो 0 से ऊपर आएगा, ठीक है, उसका रेंज ही वैसा होता है। बट क्यूब रूट में ऐसा नहीं होता है, क्यूब रूट में कोई भी रियल नंबर आ सकता है। आप देख लो ना, जैसे 1 है, 1 का क्यूब रूट क्या होता है,
सर वन हाँ सर वन वन का ही वन रहता नहीं है। होता है क्यूब रूट। 1 का क्यूब रूट 1 होता है। -1 का क्यूब रूट निकलेगा या नहीं निकलेगा? निकलेगा सर -1 ही होगा। लेकिन ये ऐसा नहीं होता, स्क्वायर में होता है। -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो वहां हम नहीं बोलते +1 या -1, क्योंकि वो आता ही नहीं। तो ये फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। तो ये Yes, sir. चीज तब मालूम चलेगी जब आप फंक्शन के नेचर को समझोगे, अच्छे से क्यूब के बारे में जानोगे, क्यूब रूट के बारे में जानोगे। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, जब तक आप ग्राफिंग पे नहीं जाएंगे, जब तक आप जियोजेब्रा पे जाके जब तक ग्राफ्स नहीं बनाएंगे, एक एक चीजों का ग्राफ नहीं देखेंगे, विजुलाइज नहीं करेंगे, अपने दिमाग पे उसको कैप्चर नहीं करेंगे कि ये इस तरह का ग्राफ होता है, एक आइडिया जरूर होना चाहिए, बेसिक आइडिया जरूर होना चाहिए, तभी आप जो है उस पर अच्छे से काम कर सकते हैं। वरना आप गिव अप कर देंगे या कहीं ना कहीं एरर करेंगे, और वो जो होता है ना कि हम एक बढ़िया स्कोर लाना चाह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब करेगा आपको। तो यहाँ पे हम वापिस से इसी चीज को डिस्कशन करते हैं कि इसका रेंज क्या होगा। तो रेंज क्या होगा, क्यूब रूट का रेंज क्या होता है? आप कुछ भी रख लीजिए y की जगह, y यहाँ पे रियल नंबर है, तो बेसिकली यहाँ डोमेन रखना है। तो ये किसी भी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है ना, y है डिफाइंड है, तो यहीं से मालूम चल रहा है, क्या Yes, मालूम sir. चल रहा है? Defined है। Therefore Onto है। range of f of x is equal to real number, ठीक है? या फिर आप यहीं बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज की रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f। यहीं पे बात खत्म हो जाती है ऑनटूनेस की। एक तरीका ये है। दूसरा, अगर आप रेंज और कोडोमेन को लेके आप ऑनटू नहीं समझाना चाह रहे हैं एग्जामिनर को, तो आप ये समझा सकते हैं कि सिंस फॉर y belongs to, for all y belongs to real number, there exists, which is x, there exists x y minus 7/4 जिसका क्यूब कर दें, ठीक है? तो ये वही x है, such that कि f of x is equal to y आएगा। तो आप रख के देख लीजिए यहीं पे, f of x is equal to y, तो आपको y मिल जाएगा। क्लियर है क्या? नहीं आ रहा है समझ में? दो डेफिनेशन आपने पढ़े हैं, एक पढ़ा आपने रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल हो जाए, और दूसरा जो है कि फॉर एवरी वाई देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 x, और एटलीस्ट कोई ना कोई तो एक होना ही चाहिए, देयर शुड, ठीक है, देयर एग्जिस्ट x, एनी x, कि वो f of x इज इक्वल टू y होना चाहिए। तो चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही, बोलिए। आ गई सर। पक्का? Yes, sir. हाँ, यस सर। yes. Yes, sir. थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 23 एक बाइजेक्शन है, इसके बारे में बात करना है। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के सिलेबस से कंपोजिशन और इन्वर्टिबल फंक्शन हटा दिया है, 1.4 हटा दिया है। क्वेश्चन नंबर 23 कैसे 1.3 भी हट गया। हाँ 1.3 भी हट गया है एनसीईआरटी से, है ना? बाइनरी ऑपरेशन पहले पिछले साल हट चुका था। तो चलिए बताइए कैसे आप इसको बताएंगे कि बाइजेक्शन है। अब सबसे पहले तो ग्राफ सोच लो, वैसे ही समझ में आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन है, 1 1 है, हर एक रियल नंबर के लिए कोई ना कोई एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, आउटपुट आएगा, वैसे ही बाइजेक्शन। आप इसको बना के देखिए, प्रूव करके देखिए बनता है कि नहीं। और आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है वो लगा के देखिए। मेरे ख्याल से आप में से किसी ने भी एनसीईआरटी अभी तक बनाया नहीं। तो आज मैं सेकंड डे आपको 1 1 ऑन टू काफी क्लियर तरीके से समझा दिया, कुछ एमटीजी से भी बता दिया मैं आपको। तो आई थिंक अब आपको सॉल्व करना चाहिए। बड़े क्वेश्चंस में कुछ एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस मैं लूंगा, ठीक है? और एनसीईआरटी में भी काफी बड़े अच्छे क्वेश्चंस होते हैं इसमें, तो वो भी हम सॉल्व करेंगे। बट मैं चाह रहा हूँ कि आप एटलीस्ट एनसीईआरटी जरूर अभी सॉल्व करिए। आप अपने से एनसीईआरटी बना के देखिए, क्या स्ट्रगल आ रहा है, कहाँ दिक्कत जा रही है, आप कैसे उसको डील करते हैं, वो देखते हैं। पेज नंबर 12 के बाद से पूरा सिलेबस हटा दिया है, आप वो नोट कर लीजिए। एनसीईआरटी पेज नंबर 12 1.4 के आगे पूरा हटा दिया है। काफी वास्ट था बहुत पहले। आप इसके मिसलेनियस में जरूर जाइए,
मिसलेनियस एग्जाम्पल से शुरू करिए, एनसीईआरटी देखिए पेज नंबर 26, और यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि क्या क्या पढ़ने लायक है। तो मिसलेनियस से तो जरूर पढ़ना ही है आपको, वहीं से आते हैं क्वेश्चन, क्योंकि मिसलेनियस से आते हैं, एग्जाम्पलर से आते हैं। चैप्टर खत्म होने के बाद एग्जाम को कैसे प्रिपेयर करना है, क्या प्लानिंग करनी है, दैट इज द मोस्ट पार्ट। तो अब यहाँ से जो पढ़ाई शुरू होगी आपकी, वो एग्जाम प्रिपरेशन को लेके होगी, ठीक है। अभी तक तो आप जस्ट क्या है सिलेबस में आप जान रहे थे कि हाँ यहाँ पे ये है, ये ऐसा है, ये इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, जस्ट एक नॉलेज गेन कर रहे थे, ठीक है। अब आपको एग्जाम प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझना है, किस तरह का क्वेश्चन आता है, क्या उसमें डिफिकल्टी लेवल है, क्या है, सारी चीजें अब आपको समझने का अब टाइम है, ठीक है। अभी मेन टाइम है प्रिपरेशन का। तो क्या आता है एग्जाम में और क्या नहीं आता है, एनसीईआरटी में आपका जो भी है सिलेबस में जो भी क्वेश्चन छपा है, फर्स्ट प्रायोरिटी एनसीईआरटी को देंगे, एटलीस्ट इस साल तो देंगे ही देंगे। काफी डिस्कशन होता है कि सीबीएसई एनसीईआरटी से कम पूछता है, कहीं और से ज्यादा पूछता है। एनसीईआरटी से तो पढ़ना ही है आपको, मिसलेनियस मस्ट है आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1 41 पढ़ेंगे, 42 पढ़ेंगे, आंसर लिखने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा, जहां डाउट है मुझे बताएंगे आप। 43 पढ़ेंगे, जब तक आप कंसेप्ट पे नहीं जाएंगे इस चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं बना पाएंगे। 44 है वो पढ़ेंगे। 45 सिलेबस से बाहर, बाइनरी ऑपरेशन सिलेबस में नहीं बनाएंगे आप। 46 जो है 1-1 के बारे में बनाएंगे। 47 बनाएंगे। बड़े अच्छे सवाल हैं ये, वो सवाल हैं जो कंसेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो अगर आपने ये चैप्टर ठीक से अटेंड नहीं किया तो प्रीवियस जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं उसको जाके देखिए, आपको चीजें समझ में आएंगी। एग्जाम्पल 49 जो है वो नहीं बनाना है आपको। 50 जो है यहाँ पे भी लेट मी सी कि ये क्या चीज है, 1-1 ऑन 2 के बारे में, ये भी इन्वर्टिबल और कंपोजिशन हटा दिया है, तो ये है सिलेबस में, ये आप बनाएंगे, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है। मिसलेनियस में आ जाइए, काफी सवाल आपको रिपीटेड मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 3 कंपोजिट फंक्शन है कि फॉग गॉफ निकालने आना चाहिए। हालांकि कंपोजिट ऑफ द फंक्शन हटा दिया है, इन्वर्टिबली हटा दिया, बट मेरा सजेशन है कि फॉग गॉफ आपको निकालने आना चाहिए। 1 नंबर के क्वेश्चन में काफी पूछता है, और अगर इस साल के पैटर्न में सैंपल क्वेश्चन पेपर में अगर आपको फॉग ऑफ दिख जाता है निकालना, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि फॉग ऑफ कैसे निकाला जाता है। वैसे भी 11th में आपने पढ़ा हुआ है कंपोजिट फंक्शन, मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेंगे। इंपॉर्टेंट हर सवाल है, बट कुछ जैसे मॉड वाले क्वेश्चन है जहां आपको परेशानी होती है, रीडिफाइन करना पड़ता है। तो पूरा खेल फंक्शन के ट्रीटमेंट के बारे में है। अगर आप फंक्शन को ही ठीक से नहीं समझते हैं, चैप्टर आपके हाथ से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जहां पे गॉफ फॉग लिखा है और उसके इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जिनके 1-1 ऑननेस के बारे में बात करनी है, फॉग गॉफ, ठीक है, ये पार्ट मेरे ख्याल से स्ट्रिक्टली हटा दिया है सीबीएसई। तो फॉग गॉफ के 1-2 ऑन 2 को हटा दिया है, तो 6-7 को डिलीट कर दीजिए। एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज से 2 साल 3 साल पहले के पेपर में आया था, क्वेश्चन नंबर 8 सेट थ्योरी से रिलेटेड है। बच्चों को सेट थ्योरी कनेक्ट नहीं होता है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन में अप्लाई नहीं कर पाते। पावर सेट का क्वेश्चन है, बना के देखिएगा। बड़े सवालों में सिर्फ 1-1 ऑन 2 नहीं आता, इक्विवेलेंस रिलेशन के सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ चुका है, इसको रिपीट किया एकदम सेम टू सेम ही क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूं, मेरे को तो पेपर याद रहते हैं कि कब क्या पेपर कौन से क्वेश्चन में आया है। यहाँ के ज्यादातर क्वेश्चन आए हैं मिसलेनियस के, और आपके 12th के तो पूरे मिसलेनियस के ही आते हैं एग्जाम में। तो जिसने भी मिसलेनियस नहीं बनाया वो तो बहुत गलत कर रहा है खुद के साथ। 10 पढ़ना है आपको, 11 पढ़ना है। बाइनरी ऑपरेशन से हटा दिया है, 12 हटा दिया, क्वेश्चन 12 हटा दिया गया। जहां जहां स्टार स्टार दिख रहा होगा बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ पे 12 मैंने, ठीक है, 12 हटा दिया है। इसके पहले जो बाइनरी ऑपरेशन था, कौन सा वाला, हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 डिलीट कर दीजिए। जहां जहां बाइनरी ऑपरेशन लिखा है, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, इनवर्स एलिमेंट है, ये सब बाइनरी ऑपरेशन में आते हैं, ये सब डिलीट कर दिया है। क्वेश्चन 14 बाइनरी ऑपरेशन का है, डिलीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो क्या है, किसके बारे में है?
फंक्शन एफ ऑफ एक्स दोनों इक्वल है क्या पूछ रहा है, देख लेंगे, आप चेक कर लेंगे। 16 नंबर ऑफ रिलेशंस के बारे में पूछ रहा है। तो जहां आपको डीप नॉलेज है ना कि रिफ्लेक्सिविटी क्या होती, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, आपने सिर्फ नाम सुना है लेकिन आपको कंसेप्ट नहीं पता है, क्लास अटेंड नहीं किया, तो नहीं बनने वाला आपसे। तो 8 मार्क्स आपके लिए बड़ा स्ट्रगल, सिर दर्द करेगा और ये साल भर आपको परेशान करेगा, क्योंकि कंसेप्ट जरा भी क्लियर नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो टाइम आएगा जब आप उस बॉल पे विकेट देने वाले हैं जिसकी आपने प्रैक्टिस नहीं की है, ठीक है। वो चैप्टर आपको क्लीन बोल्ड कर सकता है कभी भी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 फॉग गॉफ के बारे में छोड़ सकते हैं, बाइनरी ऑपरेशन 19 भी छोड़ सकते हैं। आप इतना करिए, बनाइए, पूरा टाइम लीजिए, 2 दिन टाइम है आपके पास, सैटरडे संडे, ठीक है। बात करते हैं क्या स्ट्रगल आ रहा है मंडे को। मंडे को एक बार फिर से हम चैप्टर उठाएंगे, एमटीजी के क्वेश्चंस करेंगे जिसमें इक्विवेलेंस रिलेशन के भी होंगे, आपके 1-1 ऑन 2 के भी होंगे। दिखने में छोटा लगता है, लोगों को लगता है कि चैप्टर 1 है, छोटा सा है, 8 मार्क्स का है, सिंगल है, आइसोलेटेड टॉपिक है, बट कितनी मेहनत इस पे लगने वाली है उसका अंदाजा अब आपको लग रहा होगा, ठीक है। तो 12th में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो बहुत ज्यादा इजी स्कोरिंग है, बोल नहीं सकते, ठीक है। हर जगह ट्विस्ट है, हर जगह कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग है। मेन चीज है कंसेप्ट अगर डेप्थ तक नहीं पता है आपको, सिर्फ ऊपर ऊपर आपने पढ़ा हुआ है, तब आपके लिए बड़ा रिस्की है। और अगर आपने कंसेप्ट पूरा पढ़ा हुआ है तब आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी है एक अच्छा स्कोर लाने का, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, क्लास ऑफ करते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास आई सर, विल एक टेक क्वेश्चन योर था डाउट्स। हाँ बोलिए। सर। जो हमको प्रोजेक्ट बनाना है, हमारा टॉपिक है लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज ऑफ कैलकुलस। सर, हाँ तो फॉर्मूला में हम सिर्फ उसको फॉर्मूला लिखेंगे, पीपीटी बना रहे हैं, तो उसमें और कुछ देखो, डालना चाहिए हमको? एक सजेशन है मेरा, जिस टॉपिक को लेके आपको डिलेमा है कि आपको क्या करना है, ठीक है, उस टॉपिक को आप मत लीजिए। आपके पास बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है। जिस टॉपिक में आपको पता ही नहीं कि आपको क्या करना है, क्या आपके पास आइडियोलॉजी है कि क्या होना चाहिए, क्या कंटेंट उसमें डालना है, ऐसे टॉपिक आप ना बनाए प्रोजेक्ट में, मेरा आपसे बिल्कुल ये क्लियर कट ये है, ठीक है। क्योंकि जब आपको यही नहीं पता है कि उसमें क्या क्या कर सकते हैं, देन व्हाई यू हैव चूजन इट, ठीक है। इट इज नॉट गिवन टू यू द टॉपिक, वो आपको चूज करने जो आपके लिए आसान है, जिसको आप समझते हैं। क्लियर है क्या? नहीं, बट वो प्रोजेक्ट बन गया है सर। बन बस गया तो क्या उसका था बनाया कि आप मुझे भेजिए, मैं देखता हूँ क्या बनाया, तो फिर देख के मैं बताऊंगा कि उसमें क्या है क्या नहीं, ठीक है बेटा। यस सर। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय। Thank you, sir.